गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीसीएस के पेपर के बाद 3-4 दिनों का अंतराल रहा, होना भी चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। और हमने शुद्धतम हल दिया था और आयोग ने भी अपना हल दिया, तो आप देख लीजिए, तसल्ली कर सकते हैं कि किसका हल शुद्धतम रहा। और अब भी मेरा ये मानना है कि 90 के आसपास जो मेरिट रहेगी, और जो लोग 90 पे हैं वो सुरक्षित हैं, और जो लोग 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे रह गए हैं तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पूरी एनर्जी इस बात को अगले एग्ज़ाम पे लगाएं। बहुत जल्दी ही यूपी कमीशन जो है 2020 के लिए भी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकालने वाला है, ऐसा अनुमानित है ना। या 2021 का तो आएगा ही आएगा, नियमित विज्ञापन आएगा। तो एकदम विस्तार से पढ़ें, बेसिक से पढ़ें, राइट। और हमने आपको शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बहुत बेसिक क्लासेज इतिहास की दी हैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए T20 सीरीज़ भी हमने साथ में दिया है। जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया है उसमें मौर्यन एम्पायर तक पढ़ाया था, बिंदुसार तक पढ़ाया था, या चंद्रगुप्त मौर्य तक पढ़ाया था। वहाँ से 4 सवाल आपके फंसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अंदर उसके बाहर से सवाल नहीं गए हैं, सवाल उसी के अंदर रहे हैं। और T20 सीरीज एक रिवीजन का तरीका है। वास्तव में अगर आप देखें तो T20 से भी सवाल फंसे हुए हैं। तो अब आप लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए, और 4-5 दिनों के बाद आज मैं T20 से शुरुआत कर रहा हूं, और फिर नियमित रूप से कक्षाएं भी आपको उस ओपन सीरीज में मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर नए उत्साह से और बहुत बहुत स्वागत के साथ। आइए अलर्ट हो जाइए, गेट रेडी। तो आज की जो T20 सीरीज है ये 5वीं है और वैदिक युग की दूसरी है, राइट। ये साफ साफ लिखा भी हुआ है। एक T20 सीरीज हमने वैदिक युग पे आपको बताया है, दूसरे की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जो सवाल हैं थोड़े से लीक से हट के आपको दिखाई देंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल, सुमेलित करिए। और आप जानते हैं कि सुमेलित करने में आप लोग बहुत तेज हैं। इस बार जो सुमेलित करने का सवाल आया था वो आप जानते रहिए कि थोड़ा सा क्या कहते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन पार्ट मिलाना पड़ता था, लेकिन फिर भी आसान था अन्य की तुलना में। तो आइए देखिए, एक तरफ आपको दिए हुए हैं राज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजा दिए हुए हैं, कुरु, कैकेय, काशी, वत्सभूमि। ये थोड़ा सा पहला सवाल बहुत आसान निकल गया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कुरु एक ही मिलाने से मिल जा रहा है। कुरु का अगर आपने निचच्छू मिला दिया तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप लोग जो है ज़रूर मतलब अगर ये गलत हो रहा है तो बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कौन था? ये एक अच्छा सवाल है। मिस कर सकते हैं। अजातशत्रु, परीक्षित, प्रवाहन जावाली, श्वेत केतु। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रवाहन जावाली जो थे वो एक दार्शनिक राजा थे, और वो भी पांचाल के थे, राइट। क्लियर। तो ये पॉइंट सारे आप लोग नोट भी करते चलिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? राइट। तो कई बार ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, फिलहाल हमने इस बार फिर से पूछा, और ये है आपका ब्रह्मा है ना। होत्रा जो है वो मंत्र पढ़ने वाला होता था, उद्गाता जो है वो गीत गाने वाला होता था, सामवेद का जानकार होता था, गीत गाने वाला। और अध्वरी जो है वो क्या था? नैवेद्य चढ़ाने वाला पुरोहित रहता था। और ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद का था, ये संपूर्ण याज्ञिक पद्धति का निरीक्षण करता था। तो बाय द वे देखिए, मेरे हिसाब से मेरे मापदंड पे बात करेंगे तो क्वेश्चन तो हम ही ने सेट किया है, लेकिन फिर भी ये तीनों सवाल अपेक्षाकृत आसान हैं, वन लाइनर सवाल हैं। तो अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट में बात करते हैं। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? देखने में आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा हटके है। सुदास जो है, सुदास के जो गुरु थे वो
वशिष्ठ थे और माना ये जाता है कि वशिष्ठ के ही नेतृत्व में लड़ा गया था, राइट। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, वशिष्ठ हो जाएगा। लेकिन इसी समय जानते रहिए, ये हम बात कर रहे हैं दशासराज्य युद्ध की। किस युद्ध की बात कर रहे हैं, दशासराज्य युद्ध, दशासराज्य युद्ध। कुछ अन्य पहलुओं की भी यही चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो दशासराज्य युद्ध था ना, ये एक तरफ तो भरत जन का सुदास था, दूसरे तरफ 10 राजाओं का संघ था, और 10 राजाओं के संघ का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम आप लोग जानते हैं, 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व कर रहा था मेद। कौन कर रहा था, मेद। और इसके जो पुरोहित थे वो थे कौन, विश्वामित्र थे। और विश्वामित्र क्षत्रिय थे और यह ब्राह्मण थे, वशिष्ठ। तो कई बार लोग इतिहासकार दशासराज्य युद्ध को भी ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के रूप में देखते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक युग से लेकर के बुद्ध युग तक धीरे धीरे क्षत्रियों और ब्राह्मणों में थोड़ी सी धार्मिक श्रेष्ठता को लेकर के प्रतिद्वंदिता आपको दिखाई देती है। क्लियर है। तो दशासराज्य युद्ध है। कभी अगर आपसे रोचक रूप से पूछा जाए कि इस युद्ध का कारण क्या था, परुष्णी रवि नदी या रावी नदी पर लड़ा गया था, ये तो आप जानते हैं। अगर ये कारण पूछे तो रोचक बात यह है, ये नदी विवाद था, नदी जलवट विवाद था। कहा यह जाता है कि भरत जन ने रावी नदी के जल को क्या किया था, रोकने का प्रयास किया था, और इसीलिए ये विवाद हुआ। यानी नदी जल जो विवाद हैं वो आधुनिक राजनीति की देन नहीं है, वैदिक युग में भी दिखाई दे जाता है। तो ये अन्य सारे पहलू हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दशासराज्य युद्ध काफ़ी फेमस युद्ध है और आपको विभिन्न संदर्भों में पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। उत्तर वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के संकेत हैं, ये सही है कि गलत है? 100% सही है। क्यों? आपने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि महिलाएं जो हैं वो सभी दुखों का कारण हैं, और मैत्रायणी संहिता में देखेंगे तो सुरा और पासे के साथ रखा गया। इसलिए हम ये पहले कथन को सही मान रहे हैं कि उत्तर वैदिक युग में ऋग्वैदिक युग की तुलना में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दिखाई देता है, तो कथन सही है। दूसरा सवाल, दूसरा स्टेटमेंट कि उत्तर वैदिक युग से हमें बाल विवाह के साक्ष्य मिलते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी भी बाल विवाह नहीं होता था। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। कथन सही है और कारण गलत है। और एक बात रिमार्क के रूप में आपको यहाँ जान लेनी चाहिए कि हम भले ही उत्तर वैदिक काल में ये बात कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति में थोड़े से गिरावट के संकेत हैं, लेकिन फिर भी बाद वाले समय की तुलना में अब भी स्थिति अच्छी थी। समय की तुलना में अब भी स्थिति अच्छी थी। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, अब भी स्थिति अच्छी थी। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन सी थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? आप जानते हैं गार्गी की बात की जा रही है। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही फेमस रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद, और इस उपनिषद में आप जानते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क संवाद मिलता है। तो किसी भी रूप में पूछे आपसे, ये आपको गलत नहीं करना है, गार्गी याज्ञवल्क के संवाद। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? यानी कौन सी ऐसी नदी है, केवल भाषा घुमाया गया है ना? तो अफगानिस्तान के संबंध कौन सा रिलेशन करती है? अस्किनी परुष्णी नहीं, अस्किनी चिनाब, पुरुषणी रावी हो गया, सिंधु सतुद्री सतलज ये भी नहीं है, सुवास्तु और गोमती, ये दोनों नदियां अफगानिस्तान में हैं। स्वात नदी और गोमल जो है वो, ये गोमती लखनऊ वाला नहीं है, ये अफगानिस्तान वाला है। नदी सूक्त में ऋग्वेद के वर्णित है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति का प्रतिनिधित्व करता है?
समिति, सभा और विदत हमने आपको बताया था। आप लोग देखिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं आज, वो वैदिक युग पे भी हमने 4-5 लेक्चर ओपन सीरीज में शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे डाले हैं। आप सभी लोगों को देखना चाहिए, है ना। तो निश्चित रूप से देखते हैं। सभा और समिति की बात कर रहा हूं कि सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। एकदम सही है, बी ऑप्शन सही है, बाकी सब आगे पीछे होती बातें हैं। क्लियर है, राइट। सभा और समिति, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति जो है वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो वास्तव में क्या होता था, जब भी सामान्य प्रश्न पर निर्णय लेना होता था तो राजा समिति के बैठक बुलाते थे और उसमें हर परिवार का एक आदमी जरूर उपस्थित रहता था। और सभा वरिष्ठ लोगों की या विशिष्ट लोगों की प्रतिनिधि थी। जब कोई निर्णय समिति में नहीं हो पाता था, अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती थी, तब सभा की बैठक बुलाई जाती थी, राइट। और विदत जो था वो तकनीकी यानी इकोनॉमिक, तकनीकी और न्याय संबंधी मामलों पे बुलाई जाती थी। ये अंतर था तीनों का, राइट। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरोहित गायत्री मंत्र के संरचना से जुड़ा हुआ है? आप जानते हैं विश्वामित्र, राइट। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की उपासना की थी और रचना की थी। और ये किससे है? गायत्री मंत्र सूर्य पूजा से संबंधित है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद को मिलेगा। प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त जिसमें आर्यों का राष्ट्रगीत है, किस ग्रंथ का भाग है? अथर्ववेद। कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो पृथ्वी सूक्त है उसे हम लोग राष्ट्रगीत, वैदिक आर्यों का राष्ट्रगीत मानते हैं, नेशनल एंथम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन यज्ञों का संबंध राजत्व से था, यानी केवल राजा से था? अश्वमेध राजसूय, अश्वमेध वाजपेय, अश्वमेध राजसूय तथा वाजपेय। तीनों यज्ञ राजा से थे, संबंधित थे। आप जानते रहिए कि जो राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ का क्या होता था? राजसूय यज्ञ राज्यारोहण के समय होता था। हमने बताया है, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं T20 के माध्यम से। राज्यारोहण वाजपेय यज्ञ होता था, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। और जो अश्वमेध था, आप जानते हैं, राजा के चतुर्दिक प्रभाव का द्योतक था। राजा के चतुर्दिक प्रभाव का, चारों तरफ उसका प्रभाव दिखाई दे, इसलिए इसके चतुर्दिक प्रभाव का द्योतक माना जाएगा। राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ। क्लियर हो गई बात? 11 हो गई। आइए अगले सवाल पे आते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। हमने बताया कि आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी आपको क्या कहते हैं, याद रहनी चाहिए। तो उपाध्याय उसको कहते थे। अध्वर्यु और पुरोहित आप जान ही रहे हैं, आचार्य पढ़ाने वालों को कहते थे। आगे अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुभा, कुर्रम, हम तो यही पकड़ लिए, यही नहीं सुमेलित है। वास्तव में कुभा को काबुल से माना जाता है और कुर्रम जो है वो क्रुम नदी है, क्रुम, और ये दोनों कहाँ है? अफगानिस्तान में है। यही नहीं सुमेलित है। बाकी सबको देखोगे, सुवास्तु, स्वात नदी, ये भी अफगानिस्तान का ही है। सदानीरा को गंडक कहते ही हैं। दृशद्वती, घर घर जो है घग्घर या सरस्वती है ही है ये, ठीक है। तो ये सम्मिलित है। और अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आयुर्वेद किसका क्या कहते हैं, सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद से रिलेटेड है आयुर्वेद। अगले सेक्शन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 पे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का भाग है। एकदम सही, राइट, क्लियर, ये सही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये भी सही है। सत्यकाम जाबाली कथा जाबालोपनिषद में मिलता है, नहीं, ये मिलता है आपका छांदोग्य में। तो ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं, पता होनी चाहिए। तो सही नहीं है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। आंसर यही होगा,
सी ऑप्शन। फिलहाल डी को भी पढ़ लीजिए, कृष्णदेव की प्रसंग छांदोग्य उपनिषद का हिस्सा है। तो ये चारों चीज़ों से आप एक तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में 4 सवाल हैं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं या एक ही साथ पूछेंगे तो कूटबद्ध है। एक नेगेटिव करना था, अगर हम छांदोग्य उपनिषद करें और फिर पूछें कि कौन सही है तो आप 1 2 3 4 बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा लौह के उपकरणों के कोई प्रमाण नहीं है। एकदम सही है, क्योंकि ऋग्वैदिक लोग लोहा नहीं जानते थे। लोहा कौन जानता था? लोहा जानने वाले जो थे वो कौन थे? सबसे पहले उत्तर वैदिक युग में शुरू हुआ। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर था, ये भी बात सही है। निष्क नामक तांबे के सिक्कों को बड़े लेन देन में किया जाता था, गलत है, क्योंकि निष्क जो था वो सोने का हार था और कभी कभी सिक्के के रूप में था, लेकिन ये तांबे का नहीं था, सोने का होता था। तो कौन सा सही है? 1 और 2 हो गया, ये रहा सी ऑप्शन सही। और निष्क जो है सामान्यतः गले में पहने जाने वाला हार था, आभूषण था, और तांबे का सिक्का नहीं। अगर एक बार सोना कहता तो हम लोग मानते भी। तो 1 और 2 ऑप्शन सही हैं। ऐसे ही सवाल आपसे उठा करके पूछे गए हैं, इससे कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल पुरुष देवताओं जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र की पूजा की जाती थी, गलत है। केवल नहीं थी, पुरुष देवता प्रमुख जरूर थे, लेकिन आपको यहाँ पर महिला देवियों का भी उल्लेख है, जैसे कि उषा है ना, उषा आप कह सकते हैं, अदिति कह सकते हैं, अदिति। तो ये नहीं है कि केवल महिलाएं ही थी, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कोई मंदिर और कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, ये भी सही बात है। ये तो सही है कि कोई मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा? केवल बी कहाँ है? बी ऑप्शन सही है। अब आपको यहाँ एक रिमार्क लगा देता हूँ। वास्तव में बहुत सारे जगहों पे पूछा जाए कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई, तो बड़ा विवादित मामला है। फिलहाल वैदिक युग को मानने की जरूरत नहीं है। मूर्ति पूजा की शुरुआत तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इंडस वैली से ना मान के सीधे वो मानते हैं गुप्त युग से शुरुआत हुई है ना। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में वो विकल्प ऐसा रहता है कि आप पकड़ ले जाएंगे। फिलहाल केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा किसका उपनयन होता था? तो थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया अलग से, सोशल सिस्टम पे ही, संस्कारों से रिलेटेड ये मामला है, तो आपको जानते रहिए। ब्राह्मण का जो उपनयन होता था वो गायत्री मंत्र से होता था, और त्रिष्टुप से जो होता था वो किसका हो गया? क्षत्रिय का होता था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैश्व का जो होता था वो होता था जगती मंत्र के द्वारा। शूद्र का परंपरा ही नहीं था। ब्रात्य क्षत्रिय और क्षत्रिय में कोई बहुत अंतर नहीं है। इसका भी उपनयन जो है त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा ही होता था। तो कभी अगर पूछे तो यह जानने की जरूरत है, ये जगती मंत्र त्रिष्टुप हो गया क्षत्रिय का, और गायत्री मंत्र हो गया ब्राह्मणों से अलग अलग। और आप जानते हैं कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था रही है, इस स्तर पे आपको भेदभाव थोड़ा सा जरूर दिखाई देता है। तो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसकी उपाधि ऋतस्य गोपा की थी? तो ऋतस्य गोपा की उपाधि और किसी की नहीं, किसकी थी? वरुण की थी। ऋत का मालिक था, तो ऋत से भी अगर ऋतस्य गोपा लगा दिए तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। और अंतिम सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित को सुमेलित करिए, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ऋग्वेद और उसके ब्राह्मणों की चर्चा हमने किया हुआ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण हो जाएगा ऐतरेय, A3 एक ही मिल गया। फिलहाल यहाँ आपको जरूर मिल गया, लेकिन आपको इन सारे ब्राह्मण है उपनिषद, इनको पता होना चाहिए कि किन वैदिक साहित्य का ये पार्ट है, क्योंकि कभी कभी 2 से भी नहीं मिलता है, 3 से मिलाना पड़ता है, राइट। और ये सब आसान सवाल हैं, इस पे आपको नेगेटिव मार्किंग के समय में ऐसे सवालों का सही होना बहुत आवश्यक हो जाता है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस सीरीज से जुड़ने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि संस्था में पेड बैच, ऑप्शनल बैच की भी
क्लासेज चल रही हैं, 8 10 या 11 क्लासेज हो चुके हैं। तो जो लोग इच्छुक हों वो संपर्क कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। तो फिलहाल एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इस सीरीज से, और जो ओपन सीरीज है अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, एक विस्तृत अध्ययन करिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।